ओके, सो हमारा चैप्टर दैट इज़ इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम होता क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट की किसके रिगार्डिंग जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी। ठीक है, अब इंडियन की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा एवोल्यूशन हम पढ़ें तो सबसे पहले प्री 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, ठीक है, वो हमारा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 से शुरुआत होती है। एंड उसके बाद हमारे एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, मतलब दो फेजेस में बटी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारा 1991 के बाद है जिसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया। ठीक है, ठीक है। नाउ मेजर फीचर्स क्या थे? प्री से पहले जो मेजर फीचर्स थे वो थे कि हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया रोल ऑफ द स्टेट से ही ज़्यादा हमने स्टेट पे ज़्यादा ध्यान दिया, फोकस करा कैपिटल गुड्स सेक्टर में, हमने रिस्ट्रिक्शन रखी इंपोर्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी की, हम इंडियन कंपनी जो है बाहर से इंडियन टेक्नोलॉजी का ना लाए फॉरेन टेक्नोलॉजी को। एंड सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग हम लेके आए। सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग का मतलब है एक तरीके से जो गवर्नमेंट है दैट इज़ वो क्या कर रही है, लाइसेंस देगी प्राइवेट सेक्टर को तभी वो एंट्री कर सकते हैं उस चीज़ में। दैन देयर इज रिस्ट्रिक्शंस रहा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने फोकस किया। तो प्री 1991 की पॉलिसीज़ में थोड़ा सा बता रखा है। तो सबसे पहले हमारी थी दैट इज़ व्हाट हैपेंड। ओके, तो सबसे पहली थी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इज़ रेजोल्यूशन दैट इज़ 1948 का था, जिसमें हमने सेक्टर्स को कुछ डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा से इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ज़्यादा डिवीजन था कुछ सेक्टर्स का कि इस तरीके से था। कुछ कुछ जो कंपनीज़ हैं, कुछ सेक्टर्स हैं वो सिर्फ स्टेट ही रखेगी, कुछ है जो दोनों कर सकते हैं, स्टेट प्लस में प्राइवेट दोनों कर सकते हैं, कुछ है जो प्राइवेट करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग रह जाते हैं। उसके बाद दोबारा से इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, टाइम टू टाइम आती रही। उसके बाद कोर इंडस्ट्रीज़ हमने क्रिएट करी, ठीक है, जिस पे हमने मेजर फोकस रखना था। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी और आई 1977 में, जहाँ पे हमने कैटेगरी बनाई जिसका नाम था स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल सेक्टर। इन दोनों की डेवलपमेंट पे हमने काफ़ी फोकस किया। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो उसमें कोई डिवीज़न नहीं था, बस बेजा ध्यान रखना है कि एक बार हमारी जो डिवीज़न है वो इस तरीके से रहे, A B C की फॉर्म में रहे। ठीक है, एक बार हमारा जो डिवीज़न है वो इस तरीके से रहा, दैट इज़ स्मॉल एंड लार्ज कह सकते हैं ना। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसके मेजर पॉलिसी मेजर्स क्या थे वो हम देखेंगे। तो मेजर पॉलिसी मेजर्स क्या थे? सबसे पहले हमने लिबरलाइजेशन कर दिया ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब जो थोड़ा सा स्टेट कंट्रोल बहुत ज़्यादा था उसको हमने लिबरलाइज कम करने की कोशिश करी। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है वो उन्हीं नेसेसरी कर दिया हमने 4 सेक्टर्स में, जिसका मीन सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न से जो सेक्टर ज़्यादा जुड़े हुए हैं उन्हीं सेक्टर्स में सिर्फ आपको क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस की ज़रूरत रहेगी। डी रिजर्वेशन कर दिया हमने प्राइवेट सेक्टर का, इसका मतलब है कि पब्लिक सेक्टर का, सॉरी, कि हमने कुछ एरियाज़ थे, सम एरियाज़ वो फर्स्ट रिजर्व थे कि उन मतलब उन एरियाज़ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टेट जो है काम कर सकता है। एंड ओनली 3 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व थी, मतलब आज के टाइम पे सिर्फ ओनली 3 है जो कि एक्सक्लूसिवली रिजर्व है, दैट इज़ माइनिंग, एटॉमिक एनर्जी एंड रेल लोड्स। माइनिंग भी नहीं है अब के टाइम में तो देखे जाए। ठीक है, तो इस तरीके से है। नाउ देयर इज़ अ डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर्स का मतलब है कि अपने जो भी शेयर्स हैं, अपने जो शेयर्स हैं, शेयर्स जो है उनको बेच देना। ठीक है, प्रमोशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन, पहले ब्लैंकेट था कि इतने ही परसेंटेज बना सकते हैं, अभी थोड़े से ब्लैंकेट को हटा दिया गया है। अमेंडमेंट टू MRTA एक्ट, हम देखेंगे क्या है, द फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। ठीक है, हमने एग्रीमेंट भी किया है बहुत सारी कंट्रीज से, हम टेक्नोलॉजी ले भी रहे हैं। पहले के टाइम में क्या था, हम नहीं ले रहे थे सारी चीज़ें। ठीक है, सो वी आर टेकिंग नाउ नाउ द इनिशिएटिव्स क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो वही सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट है दैट इज़ वो लिक्विडेटिंग और या फिर सेल कर देगी अपनी स्टेक को कंपनी में। ठीक है, और लेस देन 50% हो जाएगी, तो वो ओनर नहीं रहेगी एक तरीके से, मतलब ओनर रहेगी बट नॉट इन दैट सेंस। अब रीज़न क्या होते हैं हमारे डिसइन्वेस्टमेंट के? तो ये रिड्यूस करती है बेसिकली फिजिकल बर्डन को गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो जो उसका जो डेफिसिट की चीज़ें चल रही होती हैं तो वो उसको रिकवर कर पाती है ईजीली। ठीक है, नाउ रीअलोकेट रिसोर्सेज इनटू अदर प्रोडक्टिव एरिया, और जहाँ से यहाँ से जो पैसा आएगा उसको अदर प्रोडक्टिव एरियाज़ में क्या है लगा सकेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डिपार्टमेंट कौन सा कंसर्न होता है, अगर हमारे बात करें हम दैट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग, तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है वो डील करता है इन सारे मैटर्स से रिगार्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट करना किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। ठीक है, अब क्या टाइप से है, तो बेसिकली माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, मेजोरिटी हो सकता है, या फिर कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन भी किया जा सकता है। ठीक है,
माइनॉरिटी मतलब कुछ थोड़ा कर रही है, मेजोरिटी मतलब बहुत ज़्यादा। मेजोरिटी का मतलब है यहाँ पे कि लाइक 51% जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर ले। माइनॉरिटी का मतलब है यहाँ पे 49% से कम करें। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि कम्प्लीटली 100% ही वो क्या करते हैं, बेच दे प्राइवेट को। नो मैथड्स क्या है डिसइन्वेस्टमेंट के, तो सबसे पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर कर सकती है, या फिर उसके बाद दोबारा से पब्लिक ऑफरिंग कर सकती है, या फिर ऑफर फॉर सेल लगा सकती है। जो भी शेयर्स हैं बाय प्रमोटर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म में जाके उसके शेयर्स को वो बेच भी सकती है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रैटेजिक सेल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, मतलब इसका मतलब है सेल कर दो 50% या फिर हायर परसेंटेज अपने शेयर होल्डिंग का अलॉन्ग ट्रांसफर भी कर दे मैनेजमेंट कंट्रोल को, ठीक है। और ये कंसल्टेशन प्रोसेस के थ्रू होता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के थ्रू, इंक्लूडिंग नीति आयोग के साथ। मतलब एक उसकी एक स्ट्रैटेजी है उस तरीके की, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें कुछ बेनिफिट छुपा हुआ। सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अब ये क्या है, बेसिकली इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स है, ठीक है। जो हमारा दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, बास्केट बहुत सारी स्टॉक्स का बास्केट है। ये अलाउ करता है सेल ऑफ जीओएस स्टेक को, मतलब हम क्या करें, थ्रू सिंगल ऑफरिंग के थ्रू एक बार में ही जाके यहाँ पे बिक दे, ठीक है। नाउ प्राइवेटाइजेशन ऑफ सीपी, दीज आर जस्ट नथिंग बट कुछ हमारे मेथड्स हैं, दीज आर जस्ट मेथड्स। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ सीपीयूज, दैट इज, अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, शेडिंग करना ओनरशिप या मैनेजमेंट का गवर्नमेंट ओन प्राइवेट इंटरप्राइज का, ठीक है। मेथड क्या है फिर, तो विड्रॉ कर लेगी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट से गवर्नमेंट, या फिर वो क्या कर देगी, सेल कर देगी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को। ना व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, डिफरेंस क्या है, देखो प्राइवेटाइजेशन में बेसिकली चेंज होती है मैनेजमेंट ड्यू टू चेंज इन ओनरशिप, ठीक है। वहीं पे जो डिसइन्वेस्टमेंट में है वहाँ पे हो सकता है कि रिड्यूस हो गवर्नमेंट का शेयर टू पॉइंट जहाँ पे मैनेजमेंट खुद ही ट्रांसफर हो जाए एंड गवर्नमेंट, लेकिन तब भी उनका कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हो रही है बिकॉज ओनरशिप भी चेंज हो रही है। यहाँ पे कंप्लीटली ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट इस हद तक चेंज हो गई है। ओनली जो गवर्नमेंट का ट्रांसफर है मोर देन 51%, ठीक है। जब गवर्नमेंट का ट्रांसफर हो, मतलब गवर्नमेंट ने 51% से ज़्यादा दे दिया तभी प्राइवेटाइजेशन होती है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट 50% से बिलो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो मतलब मेन डिफरेंस क्या है, दोबारा से अगर हम बात करें तो मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली एक तरीके से हो जाती है। यहाँ पे मैनेजमेंट हो जाती है लेकिन बट कंट्रोल रहता है, यहाँ पे मे बी कंट्रोल नहीं रहता, वी कैन से नो सच कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। नाउ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एनएमपी 2011 में आए थे। अब इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना, पार्टनरशिप विद द स्टेट्स के साथ, ठीक है, स्टेट्स के साथ मिलकर आपको ग्रोथ करानी है। अब इन्वेस्टमेंट अंडर क्या इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, तो इन्होंने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए, मतलब ऐसे जोन्स, ऐसे एरियाज जिनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग एकदम हब बना देंगे। इंडस्ट्रियल टाउनशिप एज सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ का एक वो दिया, जो अपने पॉलिटी में भी पढ़ी थी कि इस तरीके की जो बॉडीज़ हैं आप उसमें दैट इज कर सकते हो, ठीक है। खुद से मतलब क्या होता है कि जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं रहेगी, आपकी खुद की गवर्नमेंट रहेगी, खुद देखो उसी पूरे एरिया को मैनेज करो। क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल हमने बनाया, ठीक है। इसके चलते टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड बनाया है कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आने के लिए एक फंड बनाया, पैसे उसमें लगा रहे हैं, रिसर्च में लगा रहे हैं आज के टाइम पे। एंड पीपीपी तो आप पता ही है सबको, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके तहत हम चीज़ों को करेंगे। नाउ देयर इज़ द NIMS, दैट इज़, ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारे NIMS ऊपर था क्या कुछ, सो अब ये बेसिकली इनके फीचर्स क्या हैं, ये एक डेवलप्ड करते हैं नेचर ऑफ द ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड टाउनशिप होती है यहाँ पे। ये बेंचमार्क होते हैं, उनके बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इनको बोलते हैं पूरे वर्ल्ड का। एंड ये जो जोन्स होते हैं लोन्ड विल बी लेफ्ट ओवर, मतलब छोड़े हुए एंड फर्टाइल एंड अनयूजेबल, फार्मिंग यहाँ पे हो नहीं सकते, ऐसे एरियाज हैं। एंड जो नोडल एजेंसी है वो है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो सबको देखती है कि ऐसे एरियाज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है। ओके, नाउ NIMS जो हमारे दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स है, ये हमारे 8 इन्वेस्टमेंट जोन्स हैं हमारे यहाँ पे जो आते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब ये कुछ हैं, यू कैन गो थ्रू इट इफ़ यू वांट, इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में क्या डिफरेंस है। तो वेल ये तो पता है इस्टेब्लिश हुए थे 2011 में, ये यहीं पे जो इस्टेब्लिश हुए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट के थ्रू 2005 में, ठीक है। यहाँ पे इनकम टैक्स एग्जेप्शंस मिलती है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जेप्शन मिलती है, यहाँ पे 100% टैक्स मिलती है, एक्सेप्शन मिलती है पहले 5 साल में 50% ऑफ द फॉलोइंग
फॉर द फॉलोइंग 5, मतलब 5 साल तो आपको पूरे 100% मिलेगी एग्जाम्पशन, एंड अगले 5 साल क्या है आपको दैट इज़ 50% मिलेगी। इस तरीके के एग्जाम्पशंस मिलती है, ठीक है, जो भी हमारे ये होते हैं स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोवाइड, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देखता है और यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस है दोनों का काम एक ही, एक तरीके से देखा जाए तो वही, ये भी प्रमोशन ही कर रहे हैं हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का, ये भी प्रमोशन ही कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मेक इन इंडिया, सबको पता है मेक इन इंडिया का क्या पर्पस था। एक प्रोजेक्ट था जो कि 2014 में लॉन्च हुआ है, और ये फैसिलिटेट करता है, इन्वेस्टमेंट बुलाता है, एफडीआईज को इनवाइट करता है, फॉस्टर इनोवेशन की बात करता है, बिल्ड करने की बात करता है, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंडिया को एक हब बनाना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग का, डिज़ाइन का, इनोवेशन का, ज़्यादा लोग आए यहाँ पे प्रोड्यूस करें, मेक करें यहाँ पे। एंड जो स्कीम्स इसके तहत जो लॉन्च हुई है दैट इज़ स्किल इंडिया मिशन हुई है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्मार्ट सिटीज़ अमृत, ये सारी हुई हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब ये क्या है बेसिकली, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका एम है डेवलपमेंट करना फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ का, मतलब कुछ नहीं है, सम सिटीज़ जिनका कुछ एरिया एज अ कॉरिडोर वो क्या कर देंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रख देंगे कि यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज लगेंगी और वो अच्छे से मतलब दैट इज़ बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होगी, वहाँ पे फोकस होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इकॉनमिक ग्रोथ होगा, इसलिए करी जाती है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत सारे हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। नाउ कोर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी कोर है हमारे यहाँ पे, तो 8 सेक्टर्स हैं जो कोर सेक्टर्स हैं। व्हाट आर द कोर सेक्टर्स, तो दीज आर द पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, मतलब ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन फॉसिल से जो बने हुए हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी फॉसिल से ही बनती है जनरली, एंड ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ बना रही है लाइक स्टील, आयरन, ठीक है, स्टील हुआ हमारा, सीमेंट हुआ, एंड फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर के लिए, तो ये सब कुछ हमारा क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं, और ये हमें याद करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये है भी, ठीक है। तो कौन कौन सी, दैट इज़ पेट्रोलियम है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, स्टील प्रोडक्शन है, कोल प्रोडक्शन है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन है, सीमेंट प्रोडक्शन है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, और ये हमारी क्या कॉम्प्रोमाइज़ करती है, 40.27% जो है वो इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी में आते हैं, व्हाट इज़ आईआईपी हम आगे देख लेंगे, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना। नाउ इसकी शॉर्टर क्या है, कुछ फॉसल से रिगार्डिंग है, तो वो आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग, लाइक सीमेंट हुआ, स्टील हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए होता है ना, एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर चाहिए होता है वो आ रहा है, ठीक है। नाउ इंडेक्स क्या है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो ये बेसिकली क्या है, एक इंडिकेटर है जो कि ट्रैक करता है, वेरिएशंस देखता है वॉल्यूम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, मतलब ये देखता है कि कितना आपका प्रोडक्शन हुआ है एक ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। अब इसके मैथड मतलब इसके कुछ तरीके हैं, इंडिकेटर है जो कि मेजर करते हैं ग्रोथ रेट को अंडर 2 सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो अब वो क्या 2 सेक्टर है, तो पहला है ब्रॉड सेक्टर, जैसे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, माइनिंग है, बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब कुछ हमारी यूज़ बेस्ड सेक्टर्स की, उनका यूज़ कितना, लाइक बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये कुछ मेथड है, कुछ तरीके, हमें ज़्यादा नहीं जाना है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एक ऐसा एक कोई इंडेक्स है जो कि आपकी प्रोडक्शन का मेजर करेगा, ठीक है। वॉल्यूम को 2 तरीके से कर सकता है, ब्रॉड सेक्टर्स के लिए अलग करेगा, यूज़ बेस्ड सेक्टर जिनका यूज़ पर डिपेंडेंट के लिए अलग करेगा, सीएसओ के थ्रू ये मतलब नॉट सीएसओ एग्जैक्टली, एनएसओ के थ्रू ये हर साल निकलता है, हर महीने सॉरी। अब इसको यूज़ कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर सकती है, ठीक है, आरबीआई कर सकती है, प्राइवेट फर्म्स एंड एनालिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवन हम इससे कंपाइल कर सकते हैं, जीवीए भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो ये भी हम उससे कर सकते हैं, इसका यूज़ बता रखा, और इसका बेस ईयर क्या है, वही हमारा 11-12 इसका बेस ईयर है, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रीज़, अब इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन बता रही है, सिंपल है, प्राइवेट सेक्टर जिसको सिंगल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रन कर रहा है, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन या ऑपरेटेड है, जॉइंट सेक्टर मतलब जो रन कर रहा है कौन, हमारी बोथ गवर्नमेंट भी कर रही है और कोई इंडिविजुअली साथ में जॉइंट मिलकर कर रहे हैं, कॉपरेटिव सेक्टर मतलब ओन एंड जो हमारा रन होता है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ और बोथ, मतलब आपस में लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, यहाँ पे जो सप्लायर है, एम्प्लॉयज़ है, सब आपस में मिलकर जो है इंडस्ट्री को चला रहे हैं। नाउ देयर इज़ अ महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना का कंसेप्ट है हमारे जो कि पीएसयूज़ हैं उनके अंदर, इसलिए क्या कहता है बेसिकली उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए, सो दैट वो अच्छी तरह काम कर पाए एंड उनकी जो भी वो लॉस सफ़र कर रहे थे उनसे वो निकल पाए। तो महारत्ना की एलिजिबिलिटी क्या है अगर हम देखें, तो वो पहले क्या रह लेनी चाहिए, हैविंग नवरत्ना स्टेटस उसका रहना चाहिए, वो लिस्ट होनी चाहिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, एनुअल जो
टर्नओवर होना चाहिए उसका मोर देन 25,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 साल में, एंड उसकी नेट वर्थ जो है 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। एनुअल एवरेज एनुअल नेट जो प्रॉफिट है हमारा ओवर ₹5,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट हमारे 3 साल के अंदर अंदर। सो ये हमारा मतलब दोबारा से बोलें तो एक तो नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए, ठीक है, नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए। प्लस में वो क्या हो रखी है उसने 25,000 करोड़ का उसने पिछले 3 साल के अंदर अंदर उसने कोई प्रॉफिट कमाया हो, ठीक है। उसकी 15,000 की क्या होनी चाहिए, नेट वर्थ होनी चाहिए, ठीक है। प्लस में उसने क्या करा हो 5,000 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट कमाया होना चाहिए। टर्नओवर था, दिस इज टर्नओवर, और 5,000 का उसने प्रॉफिट कमाया करोड़, डेफिनेटली करोड़, ठीक है। तो ये हमारी होती है दैट इज़, और यस वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जब इतनी बड़ी है तो डेफिनेटली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे भी वो लिस्टेड होनी ही चाहिए, ठीक है। सो ये मेन क्राइटेरिया है, 25,000 का टर्नओवर, 15,000 की वर्थ एंड 5,000 का दैट इज़ द प्रॉफिट, ठीक है। now नवरत्ना की एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो कि मिनी रत्ना फर्स्ट के शेड्यूल ए में आती हैं, उन्होंने एक्सेलेंट या फिर वेरी गुड एमओयू का रेटिंग पाया होता है 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स में, मतलब अच्छी रेटिंग है वो चल रही हुई। मतलब पहले मिनी रत्ना बनता है कोई भी अगर अच्छा कोई काम कर रहा है पीएससी, उसके बाद नवरत्ना, उसके बाद महारत्ना बनता है। सो मिनी से नव, नव से महा, ठीक है, इट्स हाउ। तो कैटेगरी 1 जो है उसमें क्या होता है, मतलब वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाया उसने लास्ट 3 साल में, लॉस में ना गई हो। प्री टैक्स जो उसका प्रॉफिट है वो 30 करोड़ होना चाहिए, फिर ज़्यादा, ठीक है, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 ईयर्स में, ठीक है। तो 3 सालों में से अगर 1 साल भी उसका जो प्रॉफिट है वो 3 करोड़ 30 करोड़ है तो वो ठीक है, एंड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ है उसकी, वो डूब नहीं रही है, ठीक है, काम ठीक चल रहा है। कैटेगरी सेकंड में जो है प्रॉफिट होना चाहिए बस कॉन्टिन्यूसली लास्ट 3 ईयर में, एंड पॉजिटिव नेटवर्थ है, ठीक है। ये नहीं बताया कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए। मेरी रत्ना फर्स्ट के कैटेगरी में आपको कैटेगरी में ये भी बताया गया है कि हाउ मच यू हैव, कितना होना चाहिए, इसमें नहीं बताया, ठीक है। बस यही फ़र्क है मोटा मोटा अगर हम देखें, ठीक है। तो यही बेसिकली मोटा मोटा फ़र्क है, ठीक है। बहुत गंदगी हो गई, रिवाइज इट मीन्स अगेन, जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था हमारा, दैट इज़ को नवरत्ना का स्टेटस मिलना चाहिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए, 25,000 का इसका क्या होना चाहिए टर्नओवर पिछले 3 सालों में, 15,000 करोड़ की इसकी नेटवर्थ होनी चाहिए, 5,000 करोड़ ये पिछले 3 साल का, मतलब इस तरीके से एवरेज एनुअल प्रॉफिट होना चाहिए। नवरत्ना का स्टेटस क्या है कि मेरी रत्ना फर्स्ट में हो, शेड्यूल ओ में हो, कि शेड्यूल ए में, और इसने एक एक्सीलेंट फिर वेरी गुड की जो है रेटिंग पाई हो 3 में से 5 साल में, ठीक है। और मेरी रत्न की एलिजिबिलिटी क्या है, कैटेगरी फर्स्ट, प्रॉफिट कमाया हो लास्ट 3 सालों में, प्री प्रॉफिट का बता रखा है कि 30 करोड़ होना चाहिए फिर ज़्यादा, ठीक है, 1 ऑफ द 3 ईयर, 1/3 में से, पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। कैटेगरी सेकंड में भी 2 ही केसेस है, बस ये नहीं बताया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप में था, इंडस्ट्रीज जो कि एक्वायर करते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। अब कैसी कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें हमें कंपलसरी लाइसेंसिंग का चाहिए, तो दिस इज लाइक सिंपल ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब हेल्थ से तो नहीं किसी के साथ खेल नहीं सकते, तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें चाहिए होता है। हैजार्डस केमिकल्स, गन पाउडर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिवनेस, एरोस्पेस, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह, इन सब में, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ है। उसके बाद देयर इज अ टर्म्स जो कि एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो पहला है क्रॉस होल्डिंग। अब इसका ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पब्लिकली जो ट्रेडेड कॉर्पोरेशन ओन है वो स्टॉक करती है अनदर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में, मतलब एक कंपनी जो है ना, एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी के सेकंड कंपनी के स्टॉक्स में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो वो उसको ओन करेगी, तो वही वाली बात बता रखी है। भारत 22 क्या है, इट्स बेसिकली एड है कोई, मतलब इसने कोई एड था जिसका मेन पर्पस था कि एक्सेलरेट करना गवर्नमेंट प्रोग्राम को डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग ये प्रोग्राम था। मैं ये दो चीज़, यही चीज़ याद रखनी है। भारत 22 क्या है, प्रोग्राम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। 2022 में वैसे भी डिसइन्वेस्टमेंट बहुत सारी हुई थी, समझ लो इसी से रिगार्डिंग है। क्रॉस होल्डिंग का मतलब समझ आ गया होगा कि एक कंपनी दूसरे में होल्डिंग पा रही है, दैट इज क्रॉस, ठीक है। ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या है, इंडस्ट्री इंडिया में हम देखेंगे मोटा मोटा आयरन एंड स्टील के बारे में देखते हैं। आयरन एंड स्टील हमारा क्या है करंटली, हम अगर इंडिया की पोजीशन देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का। स्पॉन्ज आयरन का मतलब होता है आयरन और जिससे हम आयरन बनाते हैं, आयरन सिर्फ आयरन बनाना, ठीक है। या फिर कहें तो DRI का कोई फुल फॉर्म होता है, गूगल पे चेक करना पड़ेगा। सेकंड लार्जेस्ट फिनिश स्टील कंज्यूमर इन द वर्ल्ड है आफ्टर द चाइना। प्लस में हम कंज्यूमर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आयरन के तो हम प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं एंड स्टील के हम कंज्यूमर बहुत अच्छे हैं, बिकॉज हमारे पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहता है। अब ट्रेंड्स क्या रहे हैं, तो 5 साल के अंदर अंदर हम नेट एक्सपोर्टर रहे हैं टोटल फिनिश का, मतलब पिछले 5 साल से हम सिर्फ एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं हमारे जो भी फिनिश
फिनिश्ड स्टील है उसका हम काफ़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मतलब आयरन का भी कर रहे हैं एंड स्टील का भी कर रहे हैं, लेकिन हम डेफिनेटली हम बहुत यूज़ भी करते हैं। ये तो बेसिक है बिल्कुल, इतनी बड़ी पॉपुलेशन करेंगी ना। कुछ रिफॉर्म्स बता रखे कि नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में बेसिकली क्या था, हमने डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ाया था, हाई क्वालिटी स्टील प्रोडक्शन करने की कोशिश करी और सेक्टर्स को ज़्यादा ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए ये जो है पॉलिसी आती है। की फीचर्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चित्न शिविर क्या है, एक वाइब्रेंट एफिशिएंट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडियन स्टील सेक्टर है, ठीक है। टुवार्ड्स में लेके जाना है, ये था स्टील सेक्टर की मतलब समझ जाओ कि कुछ नहीं है। आज आके ये क्या कह रहा है, चिंतन शिविर एक तरीके का शिविर से याद रखो कि हमें प्रोटेक्शन देनी है। प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, स्टील चाहिए, राइट, क्योंकि स्टील से हर चीज़ का कोई चीज़ बनती है। तो इट्स लाइक अ स्टील की प्रोडक्शन का को प्रमोट करने के लिए था, ठीक है, ये था। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल एनालिटिकल भी करा हमने स्टील मेकिंग में, ठीक है। कोशिश करी है उसको डिजिटल लेके जाने की, प्रमोशन करा R&D का हमारे आयरन एंड स्टील की सेक्टर में। मतलब ये कुछ रिफॉर्म्स हैं, बस मोटा मोटा भी ध्यान रखेगा ना कि हमारा जो रिफॉर्म है, अब क्वेश्चन बनेगा तो आई गेस ऐसे ही बन सकता है कि ये जो रिफॉर्म्स है किससे रिगार्डिंग, तो हमें ध्यान रखना है, सिंपल सी बात ये है, ये ध्यान रख लो, ठीक है। कोल प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन हमारा जो कोल की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव ग्रोथ है उसमें 8.76%, मतलब हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ी है, प्रोडक्शन क्या है इंक्रीज हुई है। सेकंड लार्जेस्ट हम कोल के प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी, मतलब बराबर बराबर चल रहा है यहाँ पे तो हमारा, ठीक है, बराबर बराबर चल रहा है। वैसे पेन कभी कभी बराबर नहीं चलता, चलो, तो बराबर बराबर सीन है इसमें तो, ठीक है, बराबर बराबर सीन है। मेजर जो कंट्रीज है जहाँ पे हम कोल इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, USA है, ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड जो मेनली हम कोल एक्सपोर्ट कहाँ पर हैं, पड़ोसियों में कर रहे हैं, दैट इज़ नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान में, ठीक है। अब ये सारी जो डिटेल्स हैं दैट वी नो नीड टू रिमेंबर। अब नाउ प्रोसीजर इस्टेब्लिश जो है कोल माइनिंग के से रिगार्डिंग ऐसे दे रखा था। वैसे सच मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर से देखेंगे जो रिलेटेड उससे भी ऊपर से। नेशनल कोल डेवलपमेंट एक कॉर्पोरेशन है, कोई बॉडी है इससे रिगार्डिंग, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस, पहले हमने नेशनलाइजेशन कर दी थी, ठीक है। तो पहले तो हमने फर्स्ट नेशनलाइजेशन करी थी कुकिंग कोल माइंस की, उसके बाद हमने सेकंड नॉन कुकिंग कोल माइंस की भी कर दी थी, ठीक है। उसके बाद लिबरलाइजेशन रिफॉर्म से भी लाया कि हमने थोड़े से जो है कोल माइंस को डिफरेंट पार्टीज़ को दिया कैप्टिव यूज़ के लिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैप्टिव यूज़, इट्स नथिंग, बस इसमें बेसिकली क्या करोगे आप कि कॉर्पोरेशन जो है एक्सट्रैक्ट करेगी कोल को कैप्टिव माइन से, यहाँ से लेगी अपने ही यूज़ के लिए, अनएबल टू सेल, उसको ओपन मार्केट में नहीं बेच सकती। कैप्टिव मतलब अपने पास माइनिंग करके अपने पास ही रखो। तो गवर्नमेंट जो है आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो हमारी प्राइवेट सेक्टर को बोल देती है कि आप क्या करो, कैप्टिव यूज़ कर सकते हो। कैप्टिव यूज़ का मतलब हमें समझ में आ गया, ठीक है, अपने पास रख के मतलब गुप्त तरीके से रखो और उससे ही यूज़ करो, कहीं जाके बेचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ अब कैसे देती है वही बात तो बता रखी है, कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट में, इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, ये जो एक्ट वैक्ट है दिस विल कंफ्यूज। तो बेसिकली एलोकेशन कैसे होता है कोल माइंस का, ऑप्शंस के थ्रू होता है। ऑप्शंस मतलब जैसे बिडिंग होती है, ठीक है। अब प्राइवेट की जो अगर हम एंटर की बात करें तो यस परमिटेड है, वही हमारे भारत में कमर्शियल कोल माइनिंग में, ठीक है। तो फरवरी 2018 से परमिट हो चुकी, तो ये में ध्यान रखना है। तो पहले बात तो है कि गवर्नमेंट क्या है दे सकते हैं कोल माइंस को डिफरेंट पार्टीज़ को कैप्टिव यूज़ के लिए, ठीक है। कैसे देगी, ऑप्शंस के थ्रू, क्या वो प्राइवेट को भी दे सकते हैं, यस दे सकती है, ठीक है। तीन चीज़ें हमें पता चली। और नेशनल कोल इंडेक्स क्या है, ये एक प्राइस इंडेक्स है जो वो मेजर करता है प्राइस ऑफ द कोल, जो कि चेंज कितना हुआ है हमारे फिक्स एक बेस प्राइस के ऊपर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब कोल इंडेक्स में हमेशा कुछ ना कुछ प्राइस का ही कंपैरिजन में से रहता है, ठीक है ना। कुछ मिनरल लॉज का एक्ट है 2020 में आया था, आई डोंट थिंक कि अब इसमें ऐसा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ठीक है, बट हम ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, मोटा मोटा पढ़ेंगे बिल्कुल ही, ठीक है। तो जो हमारा माइनिंग कौन रेगुलेट करता है तो पता है MMDR करता है, ठीक है। अब बस अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस जो है, जो भी रिमूवल है रिस्ट्रिक्शंस पे हटा दी गई है एंड यूज़ ऑफ कोल के लिए, ठीक है। अभी जो कंपनीज है उनको अलाउ कर दिया गया कि जो भी वो कोल ऑपरेशन कर रही हैं अपने ओन कंजप्शन के लिए, सेल और एनी अदर पर्पस, मतलब उनको अब सेल करने की भी अनुमति मिल चुकी है, ठीक है। पहले हमने देखा था कि सेल करने की अनुमति नहीं थी, तो वो कैप्टिव यूज़ कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन सेल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर ऑक्शन ऑफ कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स, ठीक है।
अब एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो कंपनीज नीड नॉट पॉसेस एनी प्रायर कोल माइनिंग एक्सपीरियंस, हर कोई कंपनी कर सकती है, इसका मतलब अगर एक्सपीरियंस ना भी हो, एक्सपीरियंस नहीं है तब भी वो कर सकती है, ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकती है ऑप्शन में, ठीक है, जो भी हमारा बिडिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनीज जॉइंट वेंचर कोई भी कंपनी हो बेसिकली उसको अवॉर्ड किया जा सकता है पावर प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव बिड ऑफ फॉर टैरिफ, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी कर सकता है, ख़त्म, कोई भी कंपनी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस हो ही तो ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है बस। नाउ कंपोजिट लाइसेंस फॉर प्रोस्पेक्टिव एंड माइनिंग। कंपोस्टिंग लाइसेंस का मतलब है एक ही लाइसेंस कर दिया, हमने एक लाइसेंस कर दिया, पहले प्रोस्पेक्टिंग के लिए अलग लेना पड़ता था, माइनिंग के लिए अलग लेना पड़ता था, हमने उसको मिला दिया और कुछ नहीं है। एडवांस एक्शन ऑफ फॉर ऑप्शन, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बेसिकली एडवांस एक्शन भी ले सकते हैं ऑप्शन करने के लिए, ठीक है, बिफोर उसके एक्सपायरी से पहले, बस इतना ही है। उसके बाद क्या अच्छा आगे प्रोसीजर अभी भी चल रहा है, ठीक है। प्रायर अप्रूवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ग्रांटिंग द लाइसेंस, कुछ केसेस में इवन अब बिकॉज लिबरलाइजेशन आई है तो कुछ केसेस में ये भी बोला कि बिना लाइसेंस के, नो लाइसेंस के भी आपका काम जो है बन जाएगा, सम सेक्टर्स में, ठीक है, सर्टेन केसेस में, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। allocation has been done by सेंट्रल गवर्नमेंट, द माइनिंग ब्लॉक इज रिजर्व टू कंजर्व अ मिनरल। अब ऐसे अच्छा कुछ केसेस के एग्जांपल्स बता रखे हैं, जैसे कि एलोकेशन खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से दे रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखा है तो लाइसेंस की क्या जरूरत है, या फिर माइनिंग ब्लॉक जो है रिजर्व कर रखा है ऑलरेडी हमने कोई कंजर्व करने के लिए, उस मिनरल को कंजर्व ही करेंगे, तो उसका मतलब है हम उसमें दे ही नहीं सकते हैं, फिर जिसको देंगे वो पहले डिसाइडेड है। रीलोकेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एलोकेशन, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा रीलोकेट करना, ठीक है। और शेड्यूल 1 जो है एक लिस्ट देता है इन सारे माइंस की जिनकी रीलोकेशन जो है। अब बिडर्स को कुछ रिक्वायर्ड होता है कि बिड फॉर परसेंटेज शेयर ऑफ रेवेन्यू पेबल, अच्छा हाँ ये तो होता ही है डेफिनेटली। अब गवर्नमेंट किसी को क्यों देगा फ्री में माइंस, फ्री में क्यों देगी माइंस, तो वो डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ लेगी, तो कुछ 4% ऐसे इसकी वो रखती है, ज़्यादा नहीं जाना, बस मोटा मोटा ध्यान रखो, हाँ गवर्नमेंट बदले में कुछ लेती है ना। अब अगले सेक्टर्स पे आ जाते हैं, दैट इज़ अ क्रूड ऑयल। सो जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है इंडिया में वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन यहाँ पे गिरावट आई है, थर्ड जो हमारे लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड में इंडिया जो है। अब बाकी अगर बात करें पॉलिसी ऑफ फ्रेमवर्क फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड हमारी प्रोडक्शन इंडिया में अगर हम बात करें तो एक हेल्प बनाई गई थी 2016 में, कोई इट्स अ काइंड ऑफ क्रूड ऑयल से रिगार्डिंग है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन से रिगार्डिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या गया था, इन्वेस्टर्स को बोला गया था कि आप ब्लॉक्स ऑफ देयर चॉइस बाय एक्सेसिंग ईएनपी डाटा अवेलेबल, आप डाटा को यूज़ करो जो भी अवेलेबल आपके पास है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेट मतलब आप ओपन एक्रेज मतलब लाइसेंसिंग लेने का तरीका बताया कि अपने डाटा को अवेलेबल कराओ और आप सबमिट करो। ये जो ब्लॉक्स हैं ऑफर्ड किए जाएंगे फॉर्मल बिडिंग प्रोसेस में, और फिर यहीं से आप मतलब कर सकते हो। यूनिफॉर्म लाइसेंस मतलब एक सिंगल लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा जितने भी टाइप के आपको प्रोडक्शन एक्सप्लोरेशन करने हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स में। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कंसर्न नहीं है विद द कॉस्ट इनकर्ड विल रिसीव अ शेयर ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द सेल, मतलब जो भी सेल है उसमें से थोड़ा बहुत आपको देना पड़ेगा। तो मोटा मोटा याद करो, ये भी याद करने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला है ओपन एक्रेज लाइसेंस है, ठीक है, मतलब लाइसेंसिंग को एक तरीके से लिबरलाइज किया है। यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग करा, एक ही लाइसेंस से काम चल जाएगा। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है किसके साथ, विद गवर्नमेंट। 3 चीज़ें मोटी मोटी, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल डाटा रेस्पिरेटरी, इसमें कुछ नहीं है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर डाटा बैंक होता है ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन के लिए, और इसका यूसेज क्या है, फॉर अपकमिंग एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अ डाटा, वो बताया गया नेशनल डाटा रेस्पिरेटरी, ठीक है। रिफॉर्म्स क्या है सेक्टर में, वही अपना रिफॉर्म एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग, वही चीज़ें बता रखी है ऊपर आगे पीछे। नॉन नेचुरल गैस, ठीक है, तो मतलब ये ध्यान रखना कि हेल्प किससे रिगार्डिंग है, क्या आप लाइसेंस लिबरलाइजेशन है, बिल्कुल आई है, क्या यूनिफॉर्म लाइसेंस है, बिल्कुल है, क्या रेवेन्यू शेयर के साथ होता है, गवर्नमेंट के साथ होता है, ठीक है, क्या कुछ नेशनल डाटा रिस्पोजिटरी किससे लिंक है, हमारा हमारा क्रूड ऑयल से लिंक है, ठीक है। नॉन नेचुरल गैस की अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो प्रोडक्शन इसमें भी डिक्रीज होने को मिली है, ये सारी चीज़ें मत करना, ये बहुत सारा फैक्ट्स है। अब गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है, वही गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, वही हेल्प है, जो पेट्रोलियम में होगा वो इसमें भी होगा, सिंपल सी बात है। कुछ पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में हम चल कर रहे थे, तापी पाइपलाइन जो हमने क्या था ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया से होके आएगी, बट ये आई डोंट थिंक हुआ कि पाकिस्तान से कैसे हो सकता है। उसके बाद नेशनल कुछ गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स पे आए थे, बेसिकली यहाँ पे भी ई बिडिंग का जैसे कि प्रोसेस आ रहा है कि मार्केट प्राइस को आप कैसे बनाओगे ई बिडिंग के थ्रू, इससे यूनिफॉर्मिटी आएगी, ठीक है।
और यहाँ पे एफिलिएट कंपनीज भी हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ऐसा बोला गया, ठीक है। ज़्यादा कंपटीशन प्रमोट करने के लिए ये चीज़ बोली गई, ठीक है। फ्रीडम दी गई है हमारी जो भी फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स है, जो भी मतलब फील्ड है जहाँ पे भी आप कर रहे हो वहाँ पे खुद डेवलपमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, नो सच प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या है, 3 चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें आई हैं, ई बिडिंग कर सकते हो, ठीक है, मोटा मोटा ई बिडिंग कर सकते हैं, एफिलिएट कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और फ्रीडम है जो भी आप फील्ड डेवलपमेंट प्लान से रिगार्डिंग, बस। और सीमेंट प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सीमेंट प्रोडक्शन में क्या ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। सो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, ठीक है। 7% हमारी बनाती है ग्लोब की इंस्टॉल कैपेसिटी। 98% जो है प्राइवेट सेक्टर करते हैं, एंड रेस्ट हमारा पब्लिक सेक्टर करता है। सीमेंट मतलब ज़्यादा तुम्हें बताया प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं। अभी वेट लॉस इंडस्ट्रीज़ का क्या मतलब है, जो रॉ मटेरियल निकल यूज़ होता है वो उसका मतलब वो हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू जो फिनिश को जो निकल के आता है, ठीक है। प्राइमरी जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है कोल, लाइमस्टोन, जिप्सम ही होता है। एंड आज के टाइम पे सीशल्स, वेस्ट सोना, केमिकल फर्टिलाइजर से स्लैग फ्रॉम द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से भी यूज़ हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कोल, लाइमस्टोन, जिप्सम, सीशल्स, वेस्ट फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर, एंड हमारा स्लैग फ्रॉम द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री तो ये बूम कर रही है आज के टाइम पे। डोमेस्टिक जो आउटपुट है वो बड़ा है, ठीक है। अब इसके चलते बहुत सारे रिफॉर्म्स भी आए हैं, गो थ्रू इट, आई डोंट थिंक वैसे सच इंपॉर्टेंट है, पता भी चल जाएगा। इसकी PLI बहुत बार न्यूज़ में रहता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम है, ठीक है। EMC 2.0 है, प्रकाश है, पता ही चल रहा है नाम से। नाउ पैरासूटिकल इंडस्ट्रीज, बेसिकली वन ऑफ द इंडिया की ये ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, और इंडिया जो है फर्स्ट है अमंग द इंडिया की जो भी ये साइंटिफिक बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। वर्ल्ड की भी फार्मेसी जो है काफ़ी मतलब अच्छा पोजीशन इंडिया का। लार्जेस्ट सप्लायर है हम जो भी जेनरिक मेडिसिन है, जिसमें 20% शेयर जो है ग्लोबल सप्लाई में हमारा ये इंडिया का ही है, ठीक है। बहुत सारे रिफॉर्म्स करें, इसमें भी रिसर्च पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन करा रहे हैं, PLI इससे भी लिंक्ड है, ठीक है। बल्क ड्रग पार्क्स का भी प्रमोशन करा रहे हैं, ठीक है। एंड प्रमोशन करा रहे हैं हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, हम रिसर्च करा रहे हैं, ठीक है। हम रिसर्च करा रहे हैं, हम पार्क्स लगा रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशंस लगा रहे हैं उसकी स्टडी के लिए, हम इसको PIL के तहत भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, PLI सॉरी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। तो ये 4 कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, पार्क्स लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं एजुकेशनल, और PLI के तहत भी प्रमोट करें। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं के भी फाउंडेशन है किसी भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए। अगर आपको एफिशिएंटली बनाना है तो आपको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। क्लासिफिकेशन पे अगर मैं आती हूँ तो अगर मैं बात करूँ तो जो सेक्टर है ये हमारे स्टेटस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट है, एक लॉजिस्टिक एक हमारा ये है, उसके बाद एनर्जी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आता है, वाटर एंड सैनिटेशन है, कम्युनिकेशन में टेलीकम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये सब कुछ आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी का। तो इस डाटा से हमें कुछ समझ में आता है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, वो दोनों ही इक्वली प्रोडक्शन कर रहे हैं एनर्जी का, ठीक है ना। कोल से हम एटलीस्ट 50% जो है प्रोडक्शन करते हैं एनर्जी का, ठीक है। एंड अदर जो चीज़ें हैं उनसे 50% करते हैं। इसमें आता है 7% तो फॉसिल से कर रहे हैं, एंड 43% हमारा नॉन फॉसिल से कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फॉसिल से जो है कमी कर रहे हैं, नॉन फॉसिल से लाइक हमारा 43% है, तो इट्स नॉट दैट बैड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सो नॉन फॉसिल्स में हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द सोलर, सबसे ज़्यादा हम सोलर एनर्जी को यूज़ करें। सेकंड हाईएस्ट है, कोल की बात है, हाइड्रो है, उसके बाद हमारी थर्ड हाईएस्ट, वैसे नॉन फॉसिल में सेकंड है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा हम कोल का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम सोलर का, उसके बाद हम हाइड्रो का जो है एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी इलेक्ट्रिसिटी की, एंड 69.5% जो है कि पावर जनरेशन है वो कोल पे ही बेस्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बेस में हमने बात करी। मिनिस्ट्री कौन सी कंसर्न है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेपरेट एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। ये हमारा है ना। कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, वहीं क्या इनिशिएटिव लेंगे कि डेफिनेटली हमें कोल से मूव करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करनी है। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है, अब तक बहुत बार सुन ली है। इसी से रिगार्डिंग जो है हमारे तो ये सारे कुछ इंसेंटिव्स हैं। अब कुछ अमेंडमेंट्स हुआ था पावर टैरिफ पॉलिसी में। बेसिकली इसका मेन क्या था मोटिव, तो सिंपल सा मोटिव था, दैट इज़ आपको 24/7 अफोर्डेबल पावर देनी है सबको, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना है 24/7, एफिशिएंटली करना है, राइट, अच्छे तरीके से करना है, राइट।
और इन्वायरमेंट का भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इसकी वजह से या इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है। तो कुछ पॉलिसी थी रिगार्डिंग, तो ये ध्यान लगाना है इस पॉलिसी में तो क्या है, 3 ही कीवर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, एफिशिएंसी एंड इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है, 3 पे ध्यान देना है। और जो ये पावर टैरिफ पॉलिसी है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। नौ ऐसे कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स भी करे थे पावर मिनिस्ट्री से, जैसे कि गर्व सेकंड ऐप है जो कि ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करती है कि हम जो भी रूरल इलेक्ट्रिसिएशन प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हो, यू कैन चेक, ठीक है। ऐसे मैरिट एंड विद्युत प्रवाह ऐप है जो कि कंज्यूमर्स जो हैं फाइन कर सकते हैं कि कौन से स्टेट्स जो हैं चार्जिंग, क्या उनसे स्टेट फाइन चार्ज करें, मतलब एक तरीके से वो बिल दे देंगे आई गेस, ठीक है। तो मेरिट मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा। तरंग ऐप जो है एक आई रखती है हमारे स्टॉल्ड एंड फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स में। तरंग को कैसे याद रखेंगे, देखो तरंगे जो हैं वो आँखों में मतलब जलती है, इट्स लाइक जब गुस्सा आता है तो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं आई स्टॉल्ड एंड फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, तो इसका स्टेटस क्या है। तो 4th हम ग्लोबल पोजीशन रखते हैं वर्ल्ड में, 4th हम वर्ल्ड विंड पावर में प्रोडक्शन है रखते हैं, एंड 5th हमारा सोलर पावर कैपेसिटी है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका जो शेयर है 26.53 है टोटल इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री में, ठीक है। मिनिस्ट्री जो कंसर्न है स्पेशल मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से रिगार्डिंग, नोडल मिनिस्ट्री एट द फेडरल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्या क्या इनिशिएटिव्स ले गए हैं, तो आई थिंक ये सबको पता है, कुसुम जो है सोलर फॉर फार्मर्स के लिए था, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम हुए हैं, सोलर पार्क्स लगाए गए हैं। मतलब ये कि रिन्यूएबल एनर्जी को वही अलग बात है कि बार बार उसको प्रमोट करने की बात, कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं कुछ प्रोग्राम्स की, वो देख लेते हैं। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, इसका मतलब है कि ऑब्लिगेशन है ये जो कि कहती है कि कुछ एंटाइटल्स की परचेज करना आपको एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, जितने एनर्जी आपको रिन्यूएबल एनर्जी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से लेना है। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जितने भी एक्शंस आपने लिए हैं रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड कंजप्शन से रिगार्डिंग वो कंप्लीटली एफिशिएंट है, उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट होता है। फिर वहाँ मतलब आपको रिन्यूएबल एनर्जी का एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आपने जो प्रोडक्शन करी एनर्जी का रिन्यूएबल है, ठीक है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये कुछ नहीं है, सन से समझ जाओ कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, सप्लाई करना सोलर पावर को अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुआ था बिटवीन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग 2020 में। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि हाँ हमारा कुछ हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक के साथ, एक ऐसा कुछ से रिगार्डिंग ये प्रोग्राम था। नाउ नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 है, तो पॉलिसी है जो कि कैटेगराइज करती है बायोफ्यूल्स को एज बेसिक बायोफ्यूल्स। तो उसमें कुछ बायोफ्यूल्स है जो कैटेगराइज है, बायोइथेनॉल एंड बायोडीजल को हमने रखा है पहली जनरेशन में। सेकंड में इथेनॉल म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को रखा है। उसके बाद अपने बायो सीएनजी को रखा है, जिससे कि एक्सटेंशन होगा अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल एंड फिजिकल इंसेंटिव्स का। ये भी सारी चीज़ें हैं जिनको आप बायोफ्यूल्स में करते हो। तो बायो एथेनॉल, बायोडीजल, एथेनॉल, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोफ्यूल्स, बायो सीएनजी, ये हमारे 6 हैं जनरली। अब जो है पॉलिसी एक्सपेंड करती है, ये जो पॉलिसी बेसिकली और एक्सपेंड कर देती है स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें आप एथेनॉल प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो और शुगर केन के जूस से, शुगर कंटेनिंग मटेरियल जो भी हमारा ये शुगर बीट है, स्वीट स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स हैं, कोई ब्रोकन जो है डैमेज फूड ग्रेन्स हैं, इन सब मतलब जो ऐसा कुछ फूड आइटम जिसमें से एथेनॉल निकल सकता है, एथेनॉल है और जो कि वेस्टफुल है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे। या फिर यूज़ ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स को भी कर सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए एथेनॉल, उसको ब्लेंड करके किसके साथ, पेट्रोल के साथ। तो ये बायोफ्यूल्स पे आई थी। ना कुकिंग में एलपीजी कवरेज आपको देखना पड़ेगा लेटेस्ट कितना है। अगर मैं अभी के टाइम पे देखूँ हमारा जो भी है एलपीजी कवरेज इंडिया में कितना है आज के टाइम पे, एलपीजी कवरेज इन इंडिया लेटेस्ट। सो अभी के टाइम पे कुछ वो नहीं बता रखा, मतलब परसेंटेज नहीं बता रखी, परसेंटेज सर्च कर लेते हैं, एक मिनट नहीं पता चल रहा, तो ये बाद में ये किसी वेबसाइट से जाके चेक कर लेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट है, सब में ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव्स यू कैन गो थ्रू इट, पता चल ही जाता है वैसे कौन सा इनिशिएटिव्स किससे रिगार्डिंग, और यही एक्चुअली क्वेश्चन ना यही आता है कि कौन सा किससे रिगार्डिंग है, यही आएगा। अगर कोई स्कीम आपको लगता है ना बिल्कुल अलग सी है और पहचान में नहीं आ रही तो उसको ही बस वो कर लो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट जो है उसमें रोड आता है, इंडिया का जो है सेकंड नेटवर्क है, सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड में रोड नेटवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ रोड जो है ट्रांसपोर्ट हाईवेज है, क्या इनिशिएटिव्स हैं जस्ट रीड थ्रू इट, ठीक है। जैसे कि भारत मला परियोजना थोड़ा सा अलग है, उसके अलावा भूमि राशि भी थोड़ी सी अलग है,
चार धाम विकास परियोजना, इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवेज, रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस, रोड आ गया चलो, गति शक्ति भी यू कैन से, या तो ये कुछ हमारे इंसेंटिव्स है, इनिशिएटिव। स्पॉट्स जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है हमारे यहाँ पे अबाउट इंडिया की, इंडियन ओशन पे पता ही है 7507 km की। 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। 95% कंट्री का जो ट्रेड है बाय वॉल्यूम होता है, 68% जो है मैरीटाइम से होता है। अगर हम वैसे देखें वैल्यू के थ्रू देखें फिर, लेकिन वॉल्यूम में देखें तो 95%, तो मतलब मोस्टली वहीं से हो रहा है। 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम कंट्री है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। मिनिस्ट्री ऑफ कंसर्न दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अच्छा इनिशिएटिव्स पढ़ लेना। सागरमाला प्रोजेक्ट, मैरीटाइम डिवीजन, शिप बिल्डिंग, शिप रिसाइकलिंग, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज, लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स। समथिंग रिगार्डिंग, मतलब समझ लो कि वो इससे रिगार्डिंग होगा ना। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अब ये क्या है, मतलब जो अंदर है ना, जो देश के अंदर जो हमारे ये इस तरीके से रिवर्स हैं, तो उनमें उनके थ्रू जो भी आप वाटरवेज, उनको एज अ नेशनल वाटरवेज बोलते हैं। तो 111 को आइडेंटिफाई करा था 2016 में, 13 ही हैं जो ऑपरेशनल हैं, ठीक है। मिनलैंड जो मिनिस्ट्री जो कंसर्न होती है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर ये आती है। ना रेलवेज का स्टेटस क्या है, सबसे बड़ा वास्ट नेटवर्क है हमारे यहाँ पे। मिनिस्ट्री जो कंसर्न है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, एवरीवन नोज दैट, ठीक है। और उसका कुछ R&D कुछ विंग भी है, दैट इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन, इंडियन रेलवेज का इतना इंपॉर्टेंट था। कैटेगरीज कुछ नहीं, मल्टी गेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब है कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है हमने। विड्थ ऑफ ट्रैक के विड्थ भी है, क्योंकि ब्रॉड और मैक्सिमम जो हमारे मीटर, मतलब जो हमारे दैट इज़ टोटल लेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा वो है हमारी मीटर, मतलब जो मीडियम है यू कैन से दैट, ठीक है, ना ब्रॉड है ना ही वो नैरो है। तो 3 में कैटेगराइजेशन है। इनिशिएटिव्स क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जैसे कि हमने 100% कर दिया गया ऐसे एक्टिविटीज़ में, कुछ चीज़ों की एक्टिविटीज़ में, तो और भी हमने बहुत सारे हैं, तो ये हमें एक बार रीड करने हैं, हाउ टू रीड, ठीक है। उसके बाद सिविल एविएशन, एयर से रिगार्डिंग। सो इंडिया 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है वर्ल्ड में। इंडियन कमर्शियल एयरलाइन फ्लीट टॉप 10 नेशंस में आती है। मिनिस्ट्री है इसके लिए स्पेशली, ठीक है। तो इनकी पोजीशन बताइए बस। इनिशिएटिव्स देख लेना, मेन इनफो इनिशिएटिव से कि पहचान लो कि कौन सा किससे रिगार्डिंग है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे वंदे भारत आई थिंक यहाँ पे आना था रेल्स में, बट यहाँ पे भी है, चलो खैर कोई नहीं। डिजी यात्रा तो खैर आई नो, और एयर सेवा, FDA लिबरलाइजेशन, कृषि उड़ान, उड़ान में भी इसलिए, बट कृषि भी आ रहा है, तो ध्यान रखना कि उड़ान है, लेकिन उड़ान में हम एयर को ही कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देयर इज़ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बेसिकली क्या है इसका स्टेटस, जो ओवरऑल जो इंटरेस्ट यूजर इंडिया में है वो 3rd प्लेस पे आते हैं। टेलीफोन सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहे हैं, डेफिनेटली आज के टाइम पे टेलीफोन को यूज़ नहीं करना। टेली डेंसिटी का मतलब होता है दैट इज जो कि डिनोट करता है नंबर ऑफ टेलीफोन्स कितने हैं पर 100 पॉपुलेशन के, तो वो भी डिक्रीज हो रहे हैं बिकॉज लोगों के पास स्मार्टफोन है। टोटल वायरलेस सब्सक्रिप्शन जो है वो भी डिक्रीज हो रही है, वही वाली बात है। तो मतलब समझो ओवरऑल जो हमारा टेलीफोन्स का कनेक्शन था वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, ड्यू टू द स्मार्टफोन। मिनिस्ट्री कौन सी कंसर्न है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनिशिएटिव्स क्या ले गए हैं ये हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। दैट इज रैशनलाइजेशन का, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, न्यू नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। वैसे आई थिंक लेटेस्ट पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। ऐसे पोस्ट के सेक्टर्स में भी हमने लिए हैं, क्या क्या लिए हैं, ऐसे IT के सेक्टर्स में हमने लिए हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो इंपॉर्टेंट है। ई संपर्क डाटाबेस आप सेंड कर सकते हो, संपर्क मतलब मैसेजेस को भेजना, संपर्क कन्वर्सेशन के थ्रू होता है, ईमेल्स वगैरह। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। ई ताल का मतलब एक वेब पोर्टल है जिसमें आप ई ट्रांजेक्शन्स के स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, ठीक है। फिर आप ताल से ताल बढ़ा सकते हो, बजा सकते हो किसी का भी। नाउ कम्युनिकेशन, सो इट्स अ नेशन वाइड एरिया नेटवर्क है। स्वान, ठीक है, एक्सटेंड कनेक्टिविटी देगा ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है तो स्टेट के ही मतलब देगा। ई प्रमाण का ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करना प्रमाण गवर्नमेंट सर्विसेज रिसिपेंट को प्रमाण के रूप में कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं। ई संगम क्या है, ई जो हमारा गवर्नेंस से रिगार्डिंग है, ठीक है। इसका मेन एम है कि जितने में गवर्नमेंट सर्विसेज है वो कॉमन मैन को मिले डिजिटल फॉर्म में। उमंग, ये सिंगल हमारा मोबाइल प्लेटफॉर्म है, डिलीवर करता है जितने में गवर्नमेंट सर्विसेज है, ठीक है। प्रगति, ये बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है, जो सेक्रेटरीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सामने बैठ जाते हैं, चीफ सेक्रेटरीज, वो मतलब एक तरीके से वीडियो कॉल टाइप का सिस्टम है जिसमें वो आपस में मीटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। हाउसिंग से रिगार्डिंग हम देखें तो मेजोरिटी जो हाउस होल्ड्स हैं बोथ हमारे रूरल में एंड अर्बन में, उनके पास खुद का घर है। तो 95% मतलब लोग हैं जिनके पास अपना घर है,
रूरल एंड अर्बन में एरियाज ओन देयर होम्स, ठीक है। और बड़ा भी है, देयर इज अ राइम, जिनके पास घर है उनके पास में बढ़ोतरी भी आई है। मिनिस्ट्री कौन सी कंसर्ट है? अर्बन में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, रूरल में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, घर वाली एरिया को, स्पेशली घर की नहीं है। इनिशिएटिव्स क्या है ये हम देख सकते हैं, ठीक है। मिसलेनियस नॉन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, अब बेसिकली ये क्या है, इसका मेन एक एम है, फंड का मतलब है पैसा होगा इकट्ठा करना, इसका मेन एम क्या है, प्रोवाइड करना है क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मोबाइल एंड डिजिटल सर्विसेज देनी है रूरल एंड रिमोट एरियाज में, ठीक है। उसके बाद इसको हेड कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और ये किसके अंदर आ रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। फ़ोन अगर हम दे रहे हैं, फ़ोन मोबाइल एंड डिजिटल सर्विसेज, तो टेलीकम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा, ठीक है। ऑब्लिगेशन है कि आपको टेलीग्राफ सर्विसेज अवेलेबल सबको करानी जितने भी इंडिविजुअल्स है, और ऑफिशियली इसने लॉन्च किया था टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक डेवलपमेंट फंड, अपने भी उसकी एक स्कीम थी। ये आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कोई फंड है यूनिवर्स, और ये किससे रिगार्डिंग है ये जानना इंपॉर्टेंट है, किससे रिगार्डिंग है ये, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका एम क्या है, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी, इसका मतलब क्या है, जो लोग हैं अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दो उनको किसी भी कंटेंट, मतलब कोई आप न्यूट्रल रखो, आप कोई किसी को मतलब रोको मत, दो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दो किसी भी कंटेंट एंड ऐप का, प्रोटेक्ट करो जो भी प्रिंसिपल है नेट न्यूट्रलिटी के, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को बैन करो डिफरेंट जो भी डिफरेंशियल प्राइसिंग है फॉर इंटरनेट यूजर्स सर्विसेज के लिए, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी आनी चाहिए। देन देर इज़ अ IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, जो एक लार्ज एड्रेस स्पेस है, ठीक है। और IB की एक लिमिट थी को, तो नो लॉन्गर वो ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहा था कोई भी एडिशनल एड्रेस स्पेस, तो कंट्रीज़ जो है वो जल्दी स्विच कर रही हैं IPv4 के पास। तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, अब ये है दिस इज़ अ वाईफाई थिंग, तो ये बेसिकली वाईफाई लगवाना है रूरल एरियाज़ में, इससे रिगार्डिंग तक कनेक्टिविटी देनी है, इन्फॉर्मेशन जिससे जल्दी पहुँचे, ठीक है। और इसके तहत क्या कर रहे हैं, वही कनेक्ट करना चाहते हैं भी ग्राम पंचायत से, ठीक है, हमारे वाईफाई से वाईफाई देना, एग्जिस्टिंग जो फाइबर्स हैं PSUs के, ठीक है, उनको यूटिलाइज़ करना है अच्छे से, इंक्रीमेंटल फाइबर को ले डाउन करना है, अच्छा मतलब नेटवर्क देना, अच्छी कनेक्शन देनी है, अच्छी स्पीड देनी है, एंड सफिशिएंट बैंडविड्थ मतलब कवरेज जो है वाईफाई की कितनी है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। व्हाट इज़ ट्राई इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन से रिगार्डिंग चीज़ों को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, ठीक है। और ये कुछ इसके तहत कुछ सेटलमेंट का ट्रिब्यूनल भी होता है, ये ध्यान रखना है, जो कि सेटल करेगा जो भी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग होंगे। नाउ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, तो स्टेटस क्या है सर्विस सेक्टर का इंडिया में? तो सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है 50% टू इंडिया की GDP में से, तो कंट्रीब्यूट करता है ओवर 50%, मतलब 50% से ज़्यादा GDP तो सिर्फ अकेलौता ये सेक्टर दे रहा है। 53% टू इंडियाज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, 2022 का डाटा है। तो 2/3 ऑफ द जो टोटल FDI इनफ्लो है इंडिया में, वो अबाउट 38% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट है, ठीक है, मतलब 2/3 जो FDI हैं वो इसी सेक्टर में आती हैं, एंड जो 38% जो टोटल एक्सपोर्ट है वो यहीं से होता है, तो एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा कर रहा है, कि ऐसा कम नहीं कर रहा है। प्रोपोर्शन ऑफ सर्विसेज एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज टू 48%, तो माना जाता है कि 2030 तक ये जो एम्प्लॉयमेंट भी इसमें इवन 48% हो जाएगी। आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं, लेकिन GDP में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका। सेक्टर जो हमारी इंडिया में आते हैं, दैट इज़ IT सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है 9.3% में कंट्रीब्यूट करता है GDP में, काफ़ी अच्छा है, मतलब 10% समथिंग कर रहा है, अराउंड 9 से 10। कुछ इनिशिएटिव्स देख लेना। और टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है 23rd है वर्ल्ड में, 12th है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, जो कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज में काफ़ी अर्न भी करता है, 13% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बहुत अच्छा है, 5% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की GDP में, ठीक है। एंड इंडिया जो है 34 आता है आउट ऑफ 140 कंट्रीज़। कुछ इंडेक्स है, चलो इंडेक्स को छोड़ो, आई डोंट थिंक इट्स सच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इनिशिएटिव्स देख लेने एक बार, ठीक है, इनिशिएटिव्स देख लेने एक बार। उसके बाद रियल स्टेट सेक्टर इन इंडिया क्या है, एक सेकंड लार्जेस्ट की भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करता है 13% ऑफ दी कंट्री की GDP, मतलब ये उससे भी ज़्यादा कर रहा है। IT तो फिर भी 9-10 कर रहा था, ठीक है, टूरिज्म वाला भी सिर्फ 5% कर रहा था, रियल एस्टेट आप देखो 13% की GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, राइट। और इसके रिगार्डिंग इनिशिएटिव्स पढ़ना है। अफोर्डेबल हाउसिंग फंड, अब ये क्या है, बेसिकली 2018 में कोई बजट के तहत एक फंड हुआ था अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक, और ये फंडेड कौन करेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल के तहत, मतलब अगर वो होता ना PIL अगर नहीं कर पाए हैं बैंक्स, तो उस पैसे को वो कहाँ दे देंगी, इस फंड में दे सकते हैं, ठीक है। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि असिस्टेंस रेफरेंस असिस्टेंस देगा, एलिजिबल जो भी प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लोन्स देगा, अर्बन एरियाज़ की परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर हो सके, जो भी यूनिट्स हैं घर वगैरह ये सब कुछ है ना। स्पेस सेक्टर इतना कि बढ़ोतरी आई है, इंक्रीज़ हुई है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी, इसका तो खैर एग्जांपल में हम लिख सकते हैं चंद्रयान गगनयान वगैरह।
फार्मास्यूटिकल्स हमने पीछे कर लिया तो अभी नहीं करेंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो दीज आर फ्लोर स्पेस इंडेक्स है, बेसिकली एक रेशो है जिसमें हाउ मच कंस्ट्रक्शन जो है हुई है ऑन द पीस ऑफ लैंड ये बताता है। रेशो कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है पीस ऑफ लैंड पे, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड इसके नीचे आती है, काइंड ऑफ ऑनलाइन ओपीडी सर्विस दे रही है जो कि कंट्री की गवर्नमेंट दे रही है अपने सिटीजन्स को, ठीक है। मतलब नेशनल टेली कंसल्टेशन डॉक्टर से करते हैं और कैसे करें सर्विस एक तरीके की, टेली मतलब डिजिटल फॉर्म, ई संजीवनी ओपीडी है, ये भी सेम वैसी है, ऑनलाइन ओपीडी देंगे। एंड देयर इज अ चैम्पियन सर्विस सेक्टर, अभी यह 12 आइडेंटिफाई सेक्टर की हैं गवर्नमेंट ने और बेसिकली उनको प्रमोट करिए, उनकी डेवलपमेंट उनकी, सो दैट उनकी पोटेंशियल तक वो जा सके, चैम्पियन बन सके, ठीक है। नाउ और किसके अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वही पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर एक नोडल डिपार्टमेंट, ठीक है। ऐसे हमारा भारत ये देख क्या कौन कौन से सेक्टर्स हैं, बेसिकली मैं इतना ध्यान नहीं दूँगी इस में। ना भारत नेट प्रोग्राम तो प्रोवाइड करता है हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, रूरल एरियाज में एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, इसमें बेसिकली वो ब्रॉडबैंड एक्सेस देगा जितने में विलेजेस हैं, ठीक है, और यूनिवर्सलिटी लाएगा, अफोर्डेबिलिटी लाएगा, क्वालिटी लाएगा, ठीक है। ना माइक्रो स्मॉल एमएसएमई, अब इनके डेफिनेशंस देख लो भैया। माइक्रो को याद रखो 1 करोड़, ठीक है। स्मॉल का 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट जितनी करी जा रही है, स्मॉल में 10 करोड़, मीडियम में 50 करोड़ से कम है, ठीक है। और टर्नओवर इसका इंटू 5 कर दो, 1 10 और 50 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 50 और 5 से करेंगे तो 250 करोड़, ठीक है। ये टर्नओवर होना चाहिए। ओल्ड क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, ये देख लेते हैं कि नया क्या हुआ है। तो यूनिफॉर्म थ्रेशोल्ड इन द सर्विस इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिटेल एंड होलसेल सेक्टर्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना शुरू कर दिया, अपर लिमिट जो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर की वो बढ़ा दी गई है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर भी इंक्लूड होता है टोटल टर्नओवर में, पहले नहीं होता था, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अब इंक्लूड होता है। तो ये कुछ न्यू चेंजेस आए हैं, बस इतना जानना बहुत है। नाउ we'll talk about the initiatives for development of MSME sector in India, ठीक है। तो MSME डेवलपमेंट एक्ट आया है, नेशनल बोर्ड भी बनाया हमने, इसकी इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। इसके मर्जर हमने मर्ज की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज हैं वो मर्ज किए गई हैं टू फॉर्म करने के लिए हमारी जो भी है मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की, और इन सारी बॉडीज़ को हेड करती हैं, ठीक है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ को, क्योर बोर्ड को, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई को, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को। सिडबी जो है, सिडबी भी इस्टेब्लिश हुआ था, एक ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो कि प्रमोट एंड फाइनेंस करता है एमएसएमई सेक्टर को, ठीक है। ऐसे गारंटी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, ठीक है, और जो कि ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का जॉइंटली सेटअप किया था इन्होंने, दोनों ने मिलकर, एमएसएमई एंड सिडबी ने, जो कि फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट फैसिलिटीज़ को अवेल कराएगा एमएसएमई के लिए एंड कोलेटरल फ्री लोन्स दिलवाएगा। पोर्टल्स क्या रिलेटेड हैं, तो उद्गम पोर्टल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एमएसएमई का, एमएसएमई समाधान पोर्टल है, मतलब कुछ भी अगर आपको रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो ऐसे केसेस को, डिलीट पेमेंट हो रही है, एमएसएमई समाधान पोर्टल मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट करेगा जो भी पॉलिसी है। संबंध है ये, संबंध, ठीक है। तो ये देखिएगा, संपर्क में क्या करेगा, गैप जो है जॉब सीकर, संपर्क मतलब जो जिनको जॉब चाहिए, जिनको जॉब की तलाश है, जिनको जॉब देनी है, लोगों के बीच का संपर्क बिठाएगा। उद्योग आधार पोर्टल भी, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इन एमएसएमई का, एक रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें यूज़र को एक 12 डिजिट का एक उद्योग आधार नंबर मिलेगा, ठीक है। चैम्पियंस पोर्टल भी है कि आप टू मेक द स्मॉल यूनिट्स को बिग बाय हेल्पिंग एंड होल्डिंग दैम, तो वही उनको चैम्पियन बनाने के लिए, ठीक है। मोटा मोटा ध्यान रखना कि कोई चीज़ किससे ही रिगार्डिंग है, ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा आते हैं वैसे भी। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एंड हमारे 2 ही पेज हैं, लेकिन हम इसको नेक्स्ट चैप्टर के साथ कर लेंगे।